नमस्कार। काफ़ी दिनों से प्रेस के लोग, मैंने जो कंप्लेन किया जय अनंत देहादराय के कंप्लेन के बाद कमिटी ऑफ एथिक्स में जो मेरा कंप्लेन गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और आप पत्रकार बंधु भी उसके बारे में मुझसे समय समय पर इसकी जानकारी पूछते रहे हैं, चाहते रहे। दो कारणों से मैंने अभी तक प्रेस को नहीं संबोधित किया। एक तो कारण ये है कि 15 साल का मेरा संसदीय जीवन का अनुभव है और वो ये सिखाता है कि किसी कमेटी में कोई बातें यदि आप विटनेस के तौर पर देते हैं तो उसको बाहर नहीं बोलना चाहिए कि आपसे कमेटी ने क्या क्या बातें की। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे लोकसभा अध्यक्ष को पहली बार ऐसा मैंने सुना अपने जीवन में कि मैं यदि लोकसभा स्पीकर को कोई पत्र लिखता हूं तो उसके ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेकिन ये जमाना एक ऐसा जमाना है जिसमें कि हमेशा उल्टी गंगा बहती है, तो बहती रही। लेकिन आज जब सभी चीजों की इंतहा हो गई, इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहादराय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया, और जिस एक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराय गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। ये मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थित दल डेमोक्रेसी में कैसा विश्वास करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो 2G में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट अडॉप्ट करना चाहती थी, तो यही कांग्रेस के सारे सांसद टेबल को तोड़ दिए, नाचने लगे, फाड़ दिया कमेटी के अंदर, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग आदमी का, सम्मानित आदमी का, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन का जो है कांग्रेस ने अपमान किया। 2G की रिपोर्ट उन्होंने पीएससी की नहीं आने दी आज तक। ठीक आज जो कुछ भी हुआ उसी तरह से, चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया, विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं, और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई। इसमें क्या है रीजन, जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूं, और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं। सवाल क्या था, मेरा पत्र क्या है, देहादराय का पत्र क्या है, और सवाल एथिक्स कमेटी के सामने क्या है। सबसे पहला सवाल यह है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, यह घर मेरा नहीं है। इस घर में मैं किराया देता हूं। इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है, हाउसिंग कमेटी लेती है, लोकसभा लेती है, और जो इस टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं यह भी किराए का ही। जिस दिन मैं यहां सांसद नहीं रहूंगा या जिस दिन यह मकान का अलॉटमेंट मेरा चेंज हो जाएगा, उस दिन ये जितने मकान है, जितने आपको चीजें लगी हुई हैं, ये सब भारत सरकार का है। उसी तरह से जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो मेल आईडी, पोर्टल, इंट्रानेट, इंटरनेट, ये सब जो है वो संसद का है, उसका अधिकार संसद का है और उसको मेंटेन एनआईसी करता है। वो संपत्ति उनकी है, वो मालिक वो है। 2014 से इस देश में ईमेल की पॉलिसी है, 2014 से इस देश में पासवर्ड की पॉलिसी है। ईमेल और पासवर्ड की पॉलिसी यदि 2014 से पूरे देश भर में है, एनआईसी की ये पॉलिसी है, भारत सरकार की ये पॉलिसी है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, यदि उसको किसी संबंधित सांसद ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब उसका गुनाह तो कम नहीं हो गया ना। इसमें प्रश्न यह था कि वो ईमेल आईडी
और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हां हमने दिया। फिर वो कह रही है कि ये कौन सी पॉलिसी है। तो मैंने आपको कहा कि 2014 की पॉलिसी है, जो ईमेल की पॉलिसी है, जो पासवर्ड की पॉलिसी है। तो एथिक्स कमेटी के सामने ये बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं और आपकी जानकारी बता दूं, जो प्रेस से मुझे पता चला है और जो महत्वपूर्ण है, जो बातें मैं कह रहा था कि जब कमेटी ऑफ एथिक्स ने भी एनआईसी से लॉगिन के बारे में पूछने का प्रयास किया, तो जो मेरी जानकारी है, जितनी प्रेस के माध्यम से जो मुझे पता चला है, कि एनआईसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डाटा देने से एथिक्स कमेटी को मना कर दिया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट इसका मालिक है, पार्लियामेंट यदि चाहेगा तो हम देंगे। एथिक्स कमेटी सेक्रेटरी जनरल के पास गई, लोकसभा अध्यक्ष के पास गई और उसके बाद जो है एनआईसी ने वो पूरा का पूरा डाटा कमेटी ऑफ एथिक्स को दिया, जो अखबार में छपा है। ये मेरी बात नहीं कहिएगा कि मैं कमेटी के बारे में कोई जानकारी है मुझे। अब आप समझिए, वो ये कह रहा है, जो जयनंत देहाद्राय ने आरोप लगाए, उसने ये आरोप लगाए कि बिजनेस राइवलरी में इस तरह के 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि दर्शन हीरानंदानी को मदद करते थे। और उसमें एक घटना मैं यार बता दूं, और ये घटना का एथिक्स कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान हो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको कि तत्कालीन अब तो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, इस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी की अध्यक्ष बनी। उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद के तौर पर सौगत राय को इलेक्ट किया और वो कमेटी इलेक्शन जो है वो लोकसभा करती है। उसमें नाम गिने जाते हैं कि इसके ये मेंबर है, इसके ये मेंबर है, और मोर और लेस समझिए कि वो सिलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन है। जिस सौगत राय का इलेक्शन हुआ 2 घंटे के अंदर, और जहां की पूरा का पूरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है दर्शन हीरानंदानी चलाता है नोएडा में, जिसके लिए कि राजीव चंद्रशेखर ने, आपको ध्यान हो कि ट्वीट भी किया कि मंत्री हो जब मैं था तो ये उस डाटा प्रोटेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए, पॉलिसी चेंज करने के लिए दर्शन हीरानंदानी मेरे पास मिलने के लिए आया, उसने दबाव बनाया। इस महिला ने इतना दबाव बनाया कि सौगत राय को 2 घंटे के अंदर उस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी से, जो कि लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड कमेटी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा। इससे बड़ा उदाहरण जो है और क्या हो सकता है? क्या आपका रीजन है कि सौगत राय इतने सीनियर हैं, उसको हटा के जो है आप मेंबर बनिए? इसका मतलब यह है कि दर्शन हीरानंदानी को आप मदद करना चाहते थे। उसी तरह से उसने कहा कि 61 में से हम सांसद हैं, हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ रेल आया कि नहीं, रोड आया कि नहीं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ स्कूल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ पानी आएगा कि नहीं। मैक्सिमम जो, यदि मैंने सवाल 400-500 पूछे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें 99% सवाल जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे या मेरे राज्य के होंगे। सभी सांसद यही पूछते हैं। एक तो 61 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऊपर आरोप था कि आपने दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस को मदद करने के लिए दिया। अब जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है, कि 47 बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए, दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए। तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है? यह आप पूछने का अधिकार नहीं है। यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा। और 47 बार आपने यदि पूछा तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है? मेरा एक सीधा प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन में आप कहती हैं कि आप बैंकर हैं, जेपी मॉर्गन में आप एम्प्लॉय थी, आज जेपी मॉर्गन की आप एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या उसका पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास है? यदि जेपी मॉर्गन का पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप छोड़ने लगते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करने के लिए जब तक उसके मालिक से परमिशन नहीं लेते हैं, तब तक आपको नहीं करना था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि एनआईसी ही एक ऐसा संस्था है जिस पर कि केवल हम सांसदों का ही मेल आईडी और इंट्रानेट नहीं है, पूरी की पूरी भारत सरकार, चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो,
चाहे RAW हो, चाहे IB हो, चाहे PMO हो, चाहे भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय हो, वो सारे, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, सब NIC के ही नेट पर हैं। और यदि NIC का नेट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आया कि नहीं आया? दर्शन हीरानंदानी को यदि आपने खुलेआम कहा या उनके PA को दे दिया, तो क्या आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा? ये सवाल यदि एथिक्स कमेटी पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं? क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं? दूसरा सवाल यह था कि आपने खुद ही कहा कि मुझे स्कार्फ दिया, एरमिस का स्कार्फ दिया, और 4 बार या 5 बार बॉबी ब्राउन का जो है मैंने लिपस्टिक जो है मंगवाया होगा। आपसे किसी ने पूछा नहीं। आप महिला हैं, महिला होने के नाते हम आपका सम्मान करते हैं, और महिलाओं के बारे में हमेशा आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। लेकिन इसी पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए भी सांसद निष्कासित हो चुके हैं। बॉबी ब्राउन, यदि आपको दिया नहीं उसने गिफ्ट, आपने उससे मंगवाया, और वो आपका मित्र जो है किसी व्यक्तिगत चीजों के कारण नहीं है। आज मैं यदि सांसद हूं तो ये घर मेरा है, यदि कमेटी का मैं मेंबर हूं तो वहां लोगों को डिपोजिशन के समय मैं अधिकारियों से मिलता हूं, मैं प्राइवेट लोगों से मिलता हूं, मैं फिक्की CII के लोगों से मिलता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि उससे मेरी दोस्ती हो गई। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में, जिसको कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि उसके सामने कहा गया, उसने साफ कहा है कि महुआ मैत्रा से उनकी पहली मुलाकात 2017 में जब ये विधायक थी, पब्लिक सर्वेंट थी, और जब बिजनेस समिट हो रहा था कलकत्ता में, तब चूंकि बिजनेसमैन को कैटर करने के लिए माननीय ममता बनर्जी जी ने अपने कुछ विधायकों को लगाया था, कुछ अधिकारियों को लगाया था, उसी वक्त आपकी दोस्ती हुई। तो आपकी दोस्ती एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हुए, आपका बचपन का दोस्त नहीं है दर्शन हीरानंदानी। आपको यह समझना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो, उसके आधार पर हुआ। और आपने यदि उसको मंगाया तो एक बॉबी ब्राउन का जो कीमत है, बेस प्राइस यदि है तो 4,000 है। यदि चार बार आपने मंगा लिया तो 16,000 रुपया तो आपने ले ही लिया। और 5,000 से ज्यादा यदि आप गिफ्ट लेते हैं पब्लिक सर्वेंट के नाते तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपने रिपोर्ट किया, या कस्टम एक्साइज में जो है वो रिपोर्ट करते हुए आया कि हम जो है बॉबी ब्राउन इसके लिए लेके आ रहे हैं? तो और यदि आप खुद कहेंगी कि मैं एरमिस मंगा रही हूं, मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं, मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं, यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमेटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया। तीसरा सवाल जो है कि दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामा में, जो हलफनामा पब्लिकली उसने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा कि उसने 3 जगह इस पेपर को भेजा है, एक कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया है, एक CBI को दिया है, और एक निशिकांत दुबे को दिया है। तो स्वाभाविक है कि मेरे पास है। जो उसने कहा है, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैंने इसके ट्रेवल एक्सपेंस दिए, मैंने इनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए, ये उन्होंने खुद कहा है। मतलब जो पत्र उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे डोमेस्टिक ट्रेवल हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेवल हो, चाहे बरलूती का सवाल हो, चाहे गुच्ची का सवाल हो, चाहे LV का सवाल हो, सब दिया है। तो कमेटी क्यों नहीं पूछेगी कि 25 लाख का यदि आप रोलेक्स वॉच पहन रही हैं तो पूछा जाएगा ना कि इसका बिल आपके पास है कि नहीं। यदि 2.5 लाख 3 लाख का आप गॉगल्स लगा रही हैं तो आपने खुद ही लिपस्टिक से इसको शुरू किया, तो कमेटी उसको कुछ क्यों नहीं पूछेगी? बरलूती का बैग कहां है, एरमिस का कहां बैग है, ये तो कमेटी पूछेगी। दूसरा सवाल यह है कि 2019 में सांसद बनने के बाद से लेके आज तक आपने 14 बार विदेश की यात्रा की। ये आप ये समझिए कि डेट वाइज है। आप US गई हैं, आप UK गई हैं, आप UAE गई हैं, आप फ्रांस गई हैं। तो जब इतनी बार आप गई हैं तो इनकम टैक्स आप कितना पे करती हैं, ये निश्चित तौर पर कमेटी पूछेगी। दूसरा, जब दर्शन हीरानंदानी ये कह रहा है कि हम इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रेवल को हम स्पॉन्सर किए हुए हैं, उसने होटल बिल भी दिया हुआ है, एक ट्रेवल का बिल भी दिया हुआ है कमेटी ऑफ एथिक्स को, तो आप ये समझिए इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कि आपने ये अपने इनकम टैक्स यदि आपका नहीं है तो आपने किस आधार पर ये दौरा किया, किस आधार पर इसका टिकट कटाया, किस आधार पर आप होटल में रही, कौन आपको गाड़ी भेजता था, वहां जो आप एक्सपेंस करते थे आपने यहां से। नियम है कि साल में हम लोग जो है 8,000 से ज्यादा डॉलर नहीं खर्चा कर सकते,
और यदि आप विदेश जाते हैं तो उसी 8,000 में आपको 3 बार 4 बार जितना जाना है एक इंडिविजुअल आदमी वही जा सकता है। तो डॉलर खरीदने के लिए आपने अपना पैसा उपयोग किया होगा ना, कि नहीं किया होगा? तो डॉलर उपयोग करेंगे तो वो भी आपके पासपोर्ट में लिखता है कि इतना डॉलर हमने लिया, कि जिस ट्रेवल कंपनी से आप गई होंगी तो वो मांगा जाएगा। इस तरह से ये 3-4 ऐसे प्रश्न थे जिसके बारे में कि पूछे गए 47 बार और जितने क्वेश्चन पूछे गए 47 बार, क्योंकि किस तारीख को वो मेल आईडी लॉक इन हुआ, किस तारीख को कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो 47 के 47 क्वेश्चन ऐसे थे जो दर्शन हीरानंदानी को ही फायदा पहुंचा रहे थे, और जिसके आधार पर एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी को, उसके आधार पर जो है आप नाटक के तौर पर पार्लियामेंट में बोलते रहें और उनको अटैक करते रहें, जिससे कि आपको माइलेज मिलता रहे, सोशल मीडिया आपको माइलेज देती रहे। आज वो फायर ब्रांड जो आदमी है, वो चूहा जो हमारे यहाँ होता है, चूहा बनकर अपोजिशन के सारे सांसदों के साथ निकली है, और जो कुछ भी एविडेंस हमने दिए हैं, देहाद राय ने दिए हैं, दर्शन हीरानंदानी ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है, दुनिया की कोई ताकत महुआ मैत्रा को नहीं बचा सकती। और सांसद होने के नाते हमारा सर जो है झुका हुआ है, हम दुखी हैं, और दुखी यह है कि हम इस संसद के सदस्य हैं जहां कि पैसे लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उस संसद के सदस्य हैं जहां कि इस तरह के भ्रष्ट और करप्ट आदमी को, करप्ट सांसद को जो है अपोजिशन मदद करने की कोशिश कर रहा है। हम राहुल गांधी जी से इसलिए प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, जिनका तेलंगाना में चुनाव है, आपको इतना बड़ा समझ में आ रहा है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते हो कि बीआरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उस सांसद को एक भ्रष्टाचार, जिसको कि तृणमूल कांग्रेस तक मदद नहीं कर रही है, उस भ्रष्टाचारी सांसद को, जिसने कि पूरे संसदीय इतिहास में सारे सांसदों का सर शर्म से झुका दिया, उसके मदद के लिए आप खड़े हुए हो। मदद करने से कुछ नहीं होता है। ये पार्लियामेंट नियम कानून कायदे से चलता है, और एक समय ऐसा आएगा कि इथिक्स कमेटी एक अच्छा निर्णय लेगी, और ऐसा निर्णय लेगी जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई भी सांसद इस तरह संसदीय कार्य में किसी भी बिजनेसमैन का जो है उपयोग नहीं कर पाएगी। दो चीजें, महुआ मोइत्रा ने ये बोला कि उनसे फिल्दी सवाल पूछे गए, अनैतिक सवाल पूछे गए, और दानिश अली ने एक बात बड़ी बोली कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। देखिए, महिला हैं, शब्दों की मर्यादा उनके पास। मैंने आपको कहा कि जब आप खुद ही कहोगे, आपसे लिपस्टिक के बारे में किसने पूछा? आप तो खुद ही कह रहे हो ना कि बॉबी ब्राउन हम मंगा रहे हैं। आप खुद ही पूरे देश को कह रहे हो ना, एरमिस का स्कार्फ जो है कोई आपको दे रहा है, तो फिल्दी कौन सा सवाल है? यदि लोगों ने आपसे पूछ लिया होगा कि उसकी कीमत क्या है, तो ये फिल्दी सवाल हो गए। द्रौपदी का चीरहरण हो गया। आप तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। आज भी आप समझिए कि जिस बैग के लिए महंगाई का भाषण देते हुए काकोली घोष दस्तीदार जब महंगाई के बारे में बोल रही हैं, आप अपना एलवी का बैग, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख का बैग है, उसको नीचे छुपा रही हो। तो आप तो खुद ही जब लोगों के सामने लाती हो कि हम एलवी लेकर आ रहे हैं, हम टॉम फोर्ड लेके जा रहे हैं, हम फेरोगामा का जूता पहन रहे हैं, जब आप खुद ही इस तरह का करते हो, डिजाइनर जो है 1.5 लाख 2 लाख की साड़ी आप पहन रहे हो, तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन लोग पूछेंगे उसके ऊपर। इसमें फिल्दी सवाल क्या है? हमारी जो लाइफ स्टाइल है, यदि मैं आईफोन लेके चलता हूं तो क्वेश्चन होगा ना। महुआ मोइत्रा अब तक ये कह रही हैं कि जितने भी एलिगेशंस लगे हैं, चाहे दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट का भी उन्होंने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि वो कैश की बात कहीं नहीं करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कैश फॉर क्वेरी का ये पूरा मामला है, तो आखिरकार कैश फॉर क्वेरी कैसे आए? वो ये कहते हैं दर्शन हीरानंदानी ने कैश की बात कहीं नहीं कही, और गिफ्ट के बारे में तो उन्होंने कहा ही है। कैश फॉर क्वेरी कैसे है? देखिए, ये लोग अंग्रेजी बहुत ज्यादा समझते हैं, मैं अंग्रेजी कम समझता हूँ, झारखंड का सांसद हूँ, तो स्वाभाविक है कि हम लोग बहुत ही दकियानूसी जगह से हैं। जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है, ट्रैवल एक्सपेंसेस वो हमेशा कैश ही माना जाता है, और दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामा में जो कि उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल को दिया है, उसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात उसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बहुत ही स्पेसिफिक कही है। मेरा आग्रह होगा, विनम्र आग्रह होगा, जो लोग इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं वो दर्शन हीरानंदानी का वो हलफनामा पढ़ लें, शायद उनके प्रश्न का जवाब मिल जाए।